आज के इस कार्यक्रम के सभापति श्रीमान रविंद्र शोभड़े जी और महाराष्ट्र राज्य के कर्मशील यशस्वी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तेज तर्रार अध्यक्ष ऐसे श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी और महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री श्रीमान राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह जी, सदस्य लोकसभा, और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं, मेरे बहनों भाइयों, संसद के अंदर बराबर जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं की आवाज उठाने का काम यदि कोई करता है तो आपके सुजय राधा कृष्ण विखे पाटिल, जिलाध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, दिलीप पाल सिंह, श्री अभय आगरकर और यहां समस्त साहित्यकार जो मौजूद हैं जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, और इस साहित्य जगत से जुड़े हुए अन्य सभी सम्मानित साहित्यकार, अन्य सभी यहां पर मौजूद हमारे पत्रकार मित्रों और मेरे परिवार के सेतकरी बहनों एवं भाइयों, सचमुच आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि कार्यक्रम का यह स्वरूप मुझे देखने को मिलेगा, और जो उमंग और उत्साह इस कार्यक्रम में आप लोगों के अंदर देख रहा हूं, तो अपनी बात की शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। महाराठी तो मैं बोल नहीं सकता हूं, थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूं, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को तुम्हा सर्व बंधु भगनीना माझा नमस्कार। बहनों भाइयों, यह संत तुकाराम की धरती है, संत एकनाथ की धरती है, संत ज्ञानेश्वर की धरती है, ज्योतिबा फुले की धरती है, सावित्रीबाई फुले की धरती है और संभाजी महाराज की यह धरती है। छत्रपति महाराज जी शिवाजी को महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, संभाजी महाराज को महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, बल्कि जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया था, सभी के लिए समान आदर हिंदुस्तान के कोने कोने में देखने को मिलता है। और आज जिस कार्यक्रम के लिए मैं यहां पर आया हूं, श्रीमान विठ्ठलराव विखे पाटिल जी की 123वीं जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, जिसमें हमारे प्रमुख साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे जी पाटिल और आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं यहां पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। साहित्य और कला के क्षेत्र में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अब बिरले ही कुछ स्थान है जहां पर कि साहित्यकारों का, लेखकों का, कलाकारों का सम्मान किया जाता है, लेकिन जिस परंपरा की शुरुआत डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल और डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने प्रारंभ की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों कम है। और उसी क्रम में कृषि सहकारिता से जुड़े संगठन द्वारा आपको जो यह पुरस्कार दिया गया है, यह निश्चित रूप से आपके लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का यह कार्य कर रहा है। मुझे यह बताया गया है कि अतीत में जिन लोगों को पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार यह दिया गया है, उनमें से कई लोगों ने आगे चलकर साहित्य अकादमी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले साहित्य पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप जो चयन करते हैं
वह योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और उनके योगदान के आधार पर ऐसे साहित्यकारों का चयन करते हैं और इस कार्यक्रम में आप उन्हें पुरस्कृत करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इस सृजन भूमि पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का सम्मान निश्चित रूप से यह भारत की महान साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाला यह काम है। मैं पुरस्कार प्रदान करने वाले कृषि सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन पुरस्कारों के माध्यम से आप न सिर्फ समाज में साहित्य और कला के प्रति रुचि जगाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से श्री विट्ठलराव पाटिल जी की महान परंपरा को आप सभी मिलकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, विट्ठलराव जी पाटिल ने अपना पूरा जीवन भारत में कृषि औद्योगिक क्षेत्र तथा सहकारिता के उत्थान में लगा दिया, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में जो समृद्ध दिखाई दे रही है, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए मैं कह सकता हूं, जो कि सहकारिता क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा देने वाले पुरुष थे, उसमें हमारे पद्मश्री विट्ठलराव जी बीखे पाटिल का बहुत बड़ा योगदान है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी किया है उससे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के लोगों ने भी सीखा है। क्योंकि आज का यह सम्मान समारोह भी कृषि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित समाज के समृद्ध लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, इसलिए मैं भी आपसे सहकारिता क्षेत्र तथा कोऑपरेटिव्स के बारे में ही कुछ विचार पहले मैं साझा करूंगा, उसके बाद मैं अन्य विषयों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरे बहनों भाइयों, विट्ठलराव जी विखे पाटिल के जीवन पर जब हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका पूरा जीवन भारत की उस परंपरा के अनुकूल है जिसमें हम यह मानते हैं कि भगवान कुछ लोगों को इस धरती पर विशेष काम करने के लिए भेजते हैं। आप यदि अवतारों की श्रृंखला यदि देखें तो दो तरीके के अवतार आपको इस धरती पर देखने को मिलेंगे। एक होते हैं पूर्ण अवतार, जिनमें हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारों को रखते हैं, और इन्हें पूर्ण अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग सभी कलाओं के स्वामी तो रहे ही हैं, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पूरी दुनिया पर न केवल उस समय रहा बल्कि आज भी उसी तरह वह कायम है। दूसरे होते हैं अंशावतार। एक पूर्ण अवतार होते हैं, दूसरे होते हैं अंशावतार। वह वैसे लोग होते हैं जो साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन एक मानव के रूप में कई सारी सीमाओं के बावजूद राष्ट्र और समाज के निर्माण पर अपना बहुत गहरा प्रभाव वह छोड़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हमने महात्मा गांधी को देखा, किस तरीके से उन्होंने देश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। इसके अतिरिक्त आप महाराष्ट्र की भूमि पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सीमाओं के बावजूद राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। और महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज शिवाजी महोत्सव और गणेश चतुर्थी जैसे महापर्वों को दोबारा शुरू कराने का काम यदि किसी ने किया था तो बहनों भाइयों उन्होंने ही किया था। कुछ ऐसे लोग अंशावतार होते हैं, यह होते तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन इनको ईश्वर किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस धरती पर भेजते हैं। मुझे लगता है कि श्री विट्ठलराव विखे पाटिल जी भी ईश्वर के द्वारा भेजे गए उन्हीं मनुष्यों में से एक थे जिन्होंने तमाम संघर्षों और सीमाओं के बावजूद तत्कालीन समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। साथियों, विट्ठलराव पाटिल ने उस समय समाज के लोगों में, विशेषकर किसानों में चेतना जगाने का कार्य किया, जिस समय भारतीय समाज अनेक रूढ़ियों व समस्याओं से ग्रस्त था। जब उन लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो चुका था, वह उनमें कुछ नया करने की चेतना नहीं बची थी, तब श्री पाटिल जी ने उनका नेतृत्व किया, उन्हें संगठित भी किया और देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने की थी। मेरे बहनों भाइयों, आज के समय में तो सहकारिता एक फलता फूलता हुआ सेक्टर बन गया है, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में।
सहकारिता का उल्लेख न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में है, केवल संविधान के प्रोविजंस में नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सहकारिता मंत्रालय को अलग से ही एक विभाग ही बना दिया है। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो लगभग हर जगह यही प्रश्न उठाए जा रहे थे कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर किसानों के पास इतनी साक्षरता नहीं है, किसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां यह सहकारिता आंदोलन कैसे सफल हो पाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए थे उनके पास ऐसे प्रश्न उठाने के वाजिब कारण भी थे मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि तब हमारे आसपास, हमारे समक्ष कई बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन हम भारतीयों ने न सिर्फ उन चुनौतियों का डटकर सामना किया बल्कि उससे पार पाने में और सफलता अर्जित करने में भी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की। यह हम सभी भारतवासियों के उद्यम का ही परिणाम है कि आज सहकारिता आंदोलन इतना सफल होकर भारत में खड़ा हुआ है। आज यदि महाराष्ट्र का नाम देश के टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट्स में होता है तो मैं कह सकता हूं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल जी का है। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि सहकारी आंदोलन ने पूरे देश के किसानों की समृद्धि के कई रास्ते खोले हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेफेड, इफ्को, अमूल जैसे कई कोऑपरेटिव कमेटीज ने किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी समितियों ने अपने आप को सिर्फ कृषि क्षेत्र तक ही नहीं सीमित रखा है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि बैंकिंग क्षेत्रों में भी प्रभावी तरीके से अपना पैर फैलाने में कामयाब हुआ है। पूरे भारत में अनेक सहकारी बैंक आज अपने सदस्यों को कम ब्याज पर कृषि कार्यों के लिए तथा छोटे मोटे उद्योगों की स्थापना के लिए वह ऋण देने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि सरकारी स्तर पर किसानों के बीच कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात मैं आपसे करूं तो एक सरकार के तौर पर हमने एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने को भी लगातार, इस काम को भी लगातार आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में मेरा यह मानना है, एक किसान का बेटा होने के नाते, एक शेतकरी का बेटा होने के नाते मेरा मानना है यह फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन किसानों के विकास में स्थान स्थान पर अब महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री भी इसको बढ़ावा देने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है वह सहयोग भी देने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक कहावत है, कहावत तो अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में मैं उसे सुनाना चाहता हूं कि अकेले हम कुछ कर सकते हैं, अकेले हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि हम संगठित हों तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यही सहकारिता में करके हम दिखाते हैं। यहां संगीत के कई जानकार लोग बैठे होंगे। आप सबको पता होगा कि हर संगीत वाद्य यंत्र जो होता है उसकी एक अपनी सबकी अलग अलग धुन होती है। तबले की धुन अलग होती है, हारमोनियम की धुन अलग होती है, बांसुरी की धुन अलग होती है। जब अलग अलग बजते हैं तो अलग अलग धुन, अलग अलग आवाजें निकलती हैं। मिलाकर बजा दीजिए तो मेरे बहनों भाइयों वह एक उत्सव बन जाता है, वही एक ऑर्केस्ट्रा हो जाया करता है। यही है सहकारिता का मर्म, यही है सहकारिता का रहस्य, मिलकर काम करने का। ठीक इसी प्रकार यदि आप अकेले रहकर कोई काम करते हैं तो आप वह काम तो कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें संगठन का बल लग जाए तो वह काम पूजा की तरह लगता है और उसमें स्वाभाविक रूप से समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। मुझे लगता है कि श्री विठ्ठलराव विखे पाटिल जी ने भी किसानों के बीच यही विश्वास जगाया होगा उस समय, तब जाकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। और आज उन्हीं के परिचिह्नों पर चलते हुए हमारी सरकार भी सहकारी समितियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, यह भी नारा आप लोगों ने सुना होगा। इस नाम से हमने एक स्कीम की शुरुआत भी की है जिसके माध्यम से हम देश के कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री समेत अनेक सेक्टर
के रिवाइवल यानी उनके पुनर्जीवित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इस योजना के माध्यम से अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक की मजबूती की तरफ भी हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है और इस योजना के तहत हमारे प्रयास कोऑपरेटिव सेक्टर को गतिशील बनाएंगे, जिससे पूरे देश में एक मजबूत कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारिता आंदोलन विकसित होगा। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, यह हमारी केवल योजना नहीं है मेरे बहनों भाइयों, बल्कि हमारी सरकार का यह मंत्र है। मैं इस देश के किसान भाइयों को बतलाना चाहता हूं। साथियों, सहकारी का अर्थ होता है सह और कार्य, यानी मिलकर काम करना। जो काम एक साथ मिलकर किया जाए उसे हम कहते हैं कि सचमुच यह सहकारी काम है। यह हमारी यहां सोच रही है। साथियों, मुझे तो यहां तक लगता है यदि सहकारिता का कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो इस देश का लोकतंत्र है। सहकारिता का सबसे बड़ा यदि कोई उदाहरण है तो इस देश का लोकतंत्र है, जहां भारत के महामहिम राष्ट्रपति को के वोट की जितनी कीमत होती है वही एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के भी वोट की उतनी ही की कीमत होती है। इसलिए सहकारिता भारत की आत्मा में रची बसी है और सहकारिता भारत के विचारों और यह संस्कारों का एक अंग है। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, मैं आप सबसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। ये ग्रुप्स लीगल या फॉर्मल रूप में भले ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत न आते हों, लेकिन यह भी लोगों के बीच कोऑपरेशन का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। वह भी सहकार के ही एक स्वरूप है। आज भारत के कई क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। और आप महाराष्ट्र के अंदर भी देख रहे होंगे कि जो अभियान हमारी सरकार ने चलाया है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली हमारी बहनें अब वो लखपति बन रही हैं। बहनों भाइयों, इसकी कल्पना भी आज के पहले लोगों ने इस हिंदुस्तान में नहीं की होगी। सहकारी क्षेत्र पर एक प्रश्न चिन्ह कभी कभी लगाया जाता था कि यह एक बड़े स्तर का जितना होना चाहिए उतना बड़ा यह अभियान नहीं बन सकता है। ऐसी आशंका भी जताई जाती थी कि यह सिर्फ ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र तक ही यह सीमित रह जाएगा। बड़े स्तर पर यह उभर कर किसी भी सूरत में सामने नहीं आ पाएगा, यह लोगों की सोच थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी हैं आपने, जो बड़े स्तर पर न सिर्फ केवल सर्वाइव ही कर रही हैं, बल्कि बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रही हैं। यह अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। इसलिए जो लोग सहकारी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते रहते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, सहकारी संस्थाएं जितनी वर्तमान में प्रासंगिक हैं उतनी ही आगे भी रहेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मेरे बहनों भाइयों, अधिकांश लोग यहाँ जो मौजूद हैं वह कृषि और सहकारिता से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। इसलिए आप सब इस बात का महत्व समझते होंगे कि वर्तमान में तथा आने वाले समय में भी सहकारी समितियों की किस तरीके से भारत की विकास यात्रा में बहुत ही प्रमुख भूमिका हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब हम सरकार में आए थे तो भारत उस समय वर्ल्ड की टॉप 10 इकॉनमीज में था। यानी जिस समय हमारी सरकार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी तो हम दुनिया में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी धन दौलत के मामले में हम दुनिया में 10वें स्थान पर खड़े थे। आपको जानकर यह खुशी हुई होगी, आज हमारा और आपका भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के 5 बड़े देशों में आकर खड़ा हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है और वह दिन दूर नहीं है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर मेरे बहनों भाइयों आप देखना, धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा यह आपका और हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके से हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अपने कदम आगे बढ़ा रही है बहनों भाइयों,
सुनकर जाना, यह देश का रक्षा मंत्री बोलकर जा रहा है मेरे बहनों भाइयों। 2047 आते आते हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि सारी दुनिया में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में सबसे बड़ा कोई देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा मेरे बहनों भाइयों। इससे बड़े गौरव की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। और मेरा यह विश्वास है, पूरे महाराष्ट्र को एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, भारत को एक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने यदि कोई राज्य जा रहा है तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे यहां पर यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, जिनके साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री, और अभी अभी हमारे साथ जो आए हैं वह अजीत पवार जी। यह सब सारे लोग नेतृत्व करके महाराष्ट्र के योगदान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी हमारी उपलब्धि नहीं है। साथियों, सहकारिता के अतिरिक्त मैं श्री विट्ठलराव विखे पाटिल जी के अन्य क्षेत्रों में योगदान के संबंध में भी मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। श्री पाटिल जी ने न सिर्फ सहकारिता के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर, यानी जमीन पर जाकर जो उन्होंने काम किया है, उसको किसी भी सूरत में यह देश भूल नहीं सकता है। निरक्षरता को समाप्त करने में भी जो उन्होंने भूमिका निभाई है, ग्रामीण जनता को शिक्षा के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा करने में हमारे पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल जी ने जो भूमिका निभाई है, उसे महाराष्ट्र होता भारत तो कभी भूल नहीं सकता है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार की सोच है कि हमारे गांव के बच्चे पीछे न रह जाएं, और यह सोच मैं समझता हूं कि यह हमारे विट्ठलराव विखे पाटिल जी की भी रही होगी। इसीलिए उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा पर आधारित स्कूल की भी शुरुआत करने का काम किया था, यह मुझे जानकारी दी गई है। लड़कियों की भी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इस पर भी उनका आग्रह था हमारे पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल जी का। अब उनकी कितनी चीजों की मैं चर्चा करूं, और मैं समझता हूं कि उसी सोच के आधार पर हमारी सरकार ने भी नई शिक्षा नीति बनाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार की है। और हम सब केवल अंग्रेजी पर बल नहीं दे रहे हैं, बहुत हो गया अंग्रेजी, बहुत हो गया अंग्रेजी। बहनों भाइयों, भारत की धरती पर भारतीयों के द्वारा बोली जाने वाली और भारत की धरती पर पैदा हुई भाषा को प्रभावी तरीके से लागू करने पर हम बल दे रहे हैं। आप कहीं जाइए, आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, अपनी ही भाषा बोलते हैं बहनों भाइयों, हिंदी। आप जाइए, मराठी बोलिए, जिसको समझना होगा वह उसका अंग्रेजी में अनुवाद करे अथवा जिस भाषा में अनुवाद करना हो। हमें अपनी भाषा पर भी गर्व है, अपनी मातृभाषा पर, और अपनी मातृभूमि पर गर्व है, अपनी मां पर गर्व है। ऐसे ही हैं हम सब भारतवासी। बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं विट्ठलराव जी पाटिल के योगदान को किसी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, जब भी मुझे साहित्यकारों और कलाकारों से मिलने का अवसर मिलता है तो सचमुच मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को बेहद खुशी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज़ादी के आंदोलन में भी साहित्यकारों और लेखकों ने बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई थी। इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आप सबने अपने आसपास बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर्स को भी देखा होगा, जो कि जिनके पास थोड़ा पैसा हो गया, जो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, जो समाज की सेवा में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, उनके खिलाफ भी वह आंदोलन खड़ा करने का काम करते हैं। और एक समय तो एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी हमारी मांगें पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो। बहनों भाइयों, यह देश में नहीं चलेगा कि हमारी मांगें पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो। हम तो कहते हैं, हमारा नारा होना चाहिए, हम देश के हित में करेंगे काम और लेंगे उसका उचित दाम। यह हमारा नारा होना चाहिए और यही हमारी सकारात्मक सोच है। मैं समझता हूं इसी सोच के आधार पर हमारे पद्मश्री विट्ठलराव पाटिल जी ने किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, आदिवासियों के बीच अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। और मेरे बहनों भाइयों, हम सरकार में आने के बाद से ही श्रमिक और उद्यमियों दोनों के हितों को राष्ट्र के साथ जोड़कर उनके विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने अपने किसान व आदिवासी भाइयों
को न सिर्फ विकास के माध्यम से बाकी देश से जोड़ा है, बल्कि उनके जल, जंगल व जमीन की भी हमारी सरकार उसकी रक्षा कर रही है। हमारे इन प्रयासों से देश में रोजगार तो बढ़े ही हैं, देश की आर्थिक हालत तो मजबूत हुई है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था यदि 10 देशों में से जंप लगाकर दी 5वें स्थान पर आ गई है तो इसी कारण आ गई है। तीसरे स्थान पर जो पहुंचने वाली है सारी दुनिया में हमारे देश की अर्थव्यवस्था, तो इसी कारण पहुंचने वाली है। और मेरे बहनों भाइयों, शायद आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी, हमारा भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं है। पहले भारत के नेता जाते थे दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे, दुनिया के सामने कुछ बोलते थे, तो दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नहीं सुनती थी, कहती थी भारत है, कमजोर देश है, इसकी बात सुन के क्या करेंगे। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का कद दुनिया में इतना बढ़ा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत, यह भारत का कद, यह दुनिया में मेरे बहनों भाइयों बढ़ा है। यदि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, हमारे वहां पर हजारों की संख्या में नौजवान छात्र जो पढ़ाई लिखाई करने गए थे, अपनी प्रतिभा को निखारने और संवारने गए थे, उनके माता पिता जो भारत में थे वह कहते थे, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, यूक्रेन में लगातार मिसाइल चल रही है, बम गिर रहे हैं, गोले चल रहे हैं, हमारे बच्चे को निकालो यूक्रेन से। शायद दुनिया का कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री का करिश्मा, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 23,000 से अधिक छात्र भारत की धरती पर आ गए। यह है भारत। लेकिन हमारे विरोधियों को यह राशि नहीं आता। अब उन्होंने एक नया कुनबा बना लिया है जिसका नाम है INDIA। गजब का नाम है, INDIA। एक कुनबा बना लिया है। शायद आज बैठक भी हो रही है, क्यों शिंदे जी, आज बैठक भी हो रही है, क्या बात है। पर जैसा कि आप जानते हैं, नाव मोटे और नाव मोटे लक्षण खोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। यह ऐसे लोग हैं जिनका बस नाम ही एकमात्र सहारा बचा है। अब INDIA, इंडिया नाम लेकर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, नाम लेकर वैतरणी पार नहीं की जा सकती, नाम लेकर किसी भंवर को पार नहीं किया जा सकता। कर्म चाहिए। जनता का समर्थन यदि प्राप्त हो रहा है हमको, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है, सारी दुनिया में जो हमारी साख बनी है, विश्वसनीयता बनी है, जो हम बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। भारत को अब कोई कमजोर भारत नहीं मानता है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ये चाहे जो कुछ भी बोलें, विश्वास दिला आपको जाना चाहता हूं, हमारा भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई आंख दिखाकर निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे हम लोग शाम के पुजारी हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को देने वाले हम हैं। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा कि हम भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए हम ये कहते हैं कि पूरे धरती पर रहने वाले लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। और हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। ये हम लोगों ने संदेश दिया। और मेरे बहनों भाइयों, मैं यहां देख रहा हूं कि जो कला और साहित्य का संरक्षण किया जा रहा है, उससे मुझे बेहद खुशी है। और मैं समझता हूं कि बहनों भाइयों, कला और साहित्य का भी जो अपने भी कितना बड़ा महत्व है, समाज को जोड़ने वाली एक बहुत प्रभावी भूमिका कला और साहित्य भी निभाते हैं। और इस एकता का संदेश जो विठल राव भाई श्रीमान पद्मश्री
विठ्ठलराव विखे पाटिल जी ने हमको दिया है, मैं समझता हूं कि उसी भाव की एकता के संदेश को, जो सहकारिता में एकता का संदेश उन्होंने दिया था, साहित्य और कला के माध्यम से भी हम उसी एकता के संदेश को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने समक्ष बैठे साहित्यकारों, कलाकारों व लोक कलाकारों से भी यह कहना चाहूँगा कि आप सभी समाज के दर्पण हैं और आपका भी यह दायित्व है कि आप समाज में चल रही कुरीतियों, बुराइयों पर अपनी कला व साहित्य के माध्यम से तीखा प्रहार करें तथा लोगों में यह जागरूकता फैलाने की भी आप कोशिश करें, जिससे लोग तमाम सामाजिक बुराइयों से या कुरीतियों से यह बाहर निकल सकें। कोई रचनाकार या कलाकार मेरे बहनों भाइयों साधारण मानव भर ही नहीं होता है। समाज और राष्ट्र का भविष्य अपनी कृतियों से, अपनी कलाओं से, अपनी वाणी से वह उसे दिशा देने का काम करता है। गोपाल दास नीरज एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। उन्होंने कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है तो कवि होना, साहित्यकार होना सौभाग्य है। और बहनों भाइयों, मंच पर हमारे जो साहित्यकार बैठे हैं, यह मैं समझता हूं कि उनके जीवन का यह सौभाग्य है, उन्हें इस रूप में इस समाज की और इस देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं यहाँ बैठे साहित्यकारों और कलाकारों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपका काम मानव को मानव बनाने का है, आपका काम मानव को मानव बनाने का है, और यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, भारत इस समय तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तेजी से परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है, और आने वाले कुछ वर्ष न सिर्फ एक विकसित भारत की नींव रखने जा रहे हैं, बल्कि आगामी कई वर्षों तक जो भी हम इस समय करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, वह भारत के विकास को यह प्रभावित करेगा। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हों, चाहे आप समृद्ध वर्ग से आते हों, पूंजीपति वर्ग से आते हों, या आप कला और साहित्य के वर्ग क्षेत्र से आते हों, आप सभी अपना 100% देते हुए मिलकर भारत को विकसित भारत बनाएं, भारत को एक सशक्त भारत बनाएं, भारत को एक प्रभावी भारत बनाएं। यही हमारा आप सभी लोगों से आग्रह है। आज के अवसर पर मैं पुनः आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मैं जब प्लेन से आ रहा था तो आपके सांसद ये डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, आज मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी, लेकिन उन्होंने कहा, साहब एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। मैंने कहा, कोई गंभीर बात होगी? तो उन्होंने केके फायरिंग रेंज की बात उन्होंने मुझसे की है। मैंने उनसे कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी एकनाथ जी शिंदे भी बैठे हैं, इन्होंने भी मुझसे चर्चा की, डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने भी मुझसे चर्चा की, जितने विधायक मिले सबने मुझसे उसके बाद चर्चा की। मैंने उन्हें आमंत्रित किया है, क्या है समस्या इसको मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं अभी तक, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए किसानों का हित, जनता का हित सर्वोपरि है, और हमारी सेना भी, मेरी सेना भी आप सबके हितों का ध्यान रखती है। देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए वो अपना जीवन अर्पित उन्होंने किया है। जरूरत पड़ती है तो सीमाओं पर शहादत भी देते हैं। मैं उन सब लोगों के साथ एक बार बैठकर हम लोग ये कोशिश करेंगे, समस्या की गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि ये कोशिश हो कि कोई न कोई समाधान इसका निकल जाए, ताकि हमारे किसानों और शेतकरी बहनों भाइयों को कोई क्षति न पहुंचने पाए, उनका कोई नुकसान न होने पाए। ये हमारी यह कोशिश होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देते हुए और पुनः पद्मश्री स्वर्गीय विठ्ठलराव विखे पाटिल जी की स्मृति को नमन करते हुए और साहित्यकारों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।